नमस्कार दोस्तों, मम्मी इंस्पायर चैनल में आप सबका स्वागत है। ये गोदा की खुशबू है। हाँ, गोदा ही तो है। इतने सकारे उठ गई, कितना मना किया, थोड़ा और सो लिया करो, पर ये मानेगी तब ना। परिमल जी किसी तरह अपने बुढ़ापे के असक्त शरीर को लेकर घसीटते हुए रसोई की तरफ को चल दिए। ओह, लगता है गोदावरी आज फिर इतनी सुबह चाय बना लाई। चाय की वही जानी पहचानी खुशबू उनके नथुनों में पड़ी तो सुबह सुबह परिमल जी को यूँ महसूस हुआ जैसे कि गोदावरी की चूड़ियाँ खनकी है। वे आंख नहीं खोलना चाहते थे कि आंख खोलते ही उनके सामने हकीकत आ जाती कि अब उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। असल में चाय का बड़ा सा स्टील का ग्लास लेकर काव्या ने कमरे में प्रवेश किया था और बिस्तर के सामने टीपाई पर चाय की ट्रे रखते हुए बाबूजी के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से उठाते हुए कहा, बाबूजी उठिए, लीजिए चाय पी लीजिए। एकदम अम्मा की तरह अदरक इलायची कूटकर और काली मिर्च पाउडर डालकर लाई हूँ। काव्या ने परिमल जी को ज्यों ही चाय का ग्लास पकड़ाया वह फपक कर रोने लगे। काव्या अपने पिता का दर्द समझ रही थी। बाबूजी के लिए अम्मा सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि उनकी दोस्त, मार्गदर्शक और उनकी सफलता असफलता की साक्षी थी। उम्र के इस दौर तक आते आते जीवन साथी की ऐसी आदत बन जाती है कि उसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जिस तरह गोदावरी जी यानी काव्या की अम्मा, परिमल जी यानी काव्या के बाबूजी एक दूसरे के साथ को आत्मसात कर चुके थे, ऐसे में अलग होने पर टूट जाना स्वाभाविक था। काव्या सब समझ रही थी और अपने पिता को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी। आज अम्मा को गए हुए दूसरा दिन था। आज ही काव्या के बड़े भैया और परिमल जी का बड़ा बेटा केतन और बहू आए थे। बहाना वही कि तबीयत खराब थी और इधर छोटा बेटा यानी काव्या के छोटे भैया चेतन माँ की मृत्यु का समाचार सुनते ही आ गया था और श्राद्ध का कार्यक्रम बनाया जा रहा था। अम्मा की क्रियाक्रम का कार्यक्रम बन चुका था और श्राद्ध क्रम पर वही तो बैठा था। चेतन तो ठीक था पर उसकी पत्नी के अरमान कुछ ज़्यादा ही ऊंचे थे। रिश्तों से जुड़ी भावनाओं की ज़मीनी हकीकत से वह कोसों दूर थी। उनकी शादी को 3 महीने तो हुए थे। उनकी पत्नी के मधुमास के दिन जैसे बीतते जा रहे थे। इन दिनों में ही अचानक माँ का देहांत होना और उनके रोमांटिक पति का अंत्येष्टि और श्राद्ध क्रम में बैठना जरा भी नहीं सुहाया था। आखिर क्यों भाता, अभी अभी तो शादी के बाद की चांदनी रातों की खुमारी भी नहीं उतरी थी। और आज काव्या इस घर की सबसे छोटी संतान जब बाबूजी को चाय देने आई तो उनको रोता देखकर उनके दुख में साझा हो गई थी। देर तक दोनों बाप बेटी गोदावरी जी को याद करते रहे। कभी परिमल जी पत्नी को याद करके रो पड़ते तो कभी काव्या माँ के फोटो को सीने से लगाकर फपक पड़ती। उस दिन देर तक बाप बेटी ने बहने दिया जी भरकर आंसुओं को। थोड़ी देर में परिमल जी का मन थोड़ा हल्का हो गया था। जब तक हम किसी के साथ नहीं रहते, उसके साथ की आदत नहीं पड़ती, तब तक अकेले जीना आसान होता है। लेकिन एक बार जीवन साथी के साथ की आदत पड़ जाती है तो फिर अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो जीवन साथी के जाने से स्त्री पुरुष दोनों को बराबर दुख होता है, पर एक पुरुष अपनी पत्नी का साथ छूट जाने पर कहीं ज़्यादा टूटता है। वह अपना दुख किसी को बता नहीं सकता, खुलकर रो भी नहीं सकता। और अगर उम्र के इस पड़ाव पर, जिसे जीवन संध्या कहते हैं, ऐसे में जीवन साथी अगर चला जाए तो इंसान एकदम टूटकर रह जाता है। उसमें जीने की जैसे इच्छा ही शेष नहीं रहती। यही हाल परिमल जी का भी था। किसी तरह श्राद्ध क्रम निपटा। इन दिनों काव्या के जहन में लगातार ये बात चलती रही कि अब बाबूजी यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। वैसे तो आसपास पड़ोस सब मिलनसार थे, फिर अम्मा की मीठी बोली और स्वभाव का जादू भी ऐसा था कि किसी को भी अपना बना लेती थी। और बाबूजी तो हमेशा से अंतर्मुखी थे। उनकी तो पूरी दुनिया ही
अम्मा के इर्द गिर्द थी। ऊपर से सेवानिवृत्ति के बाद हर पल के साथ ने बाबूजी को अम्मा पर कुछ ज़्यादा ही आकर्षित कर दिया था। अब बाबूजी एकदम अकेले नहीं रह पाते थे। काव्या उन्हें अकेला छोड़ती भी नहीं थी। कुछ दिनों में काव्या को भी वापस जाना था। उसने सोचा कि दोनों भैया ने बाबूजी के लिए कुछ तो सोचा होगा। आखिर अम्मा के जाने के बाद बाबा अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहेंगे। बड़े भैया की तरफ से नकारात्मक जवाब सुनकर काव्या ने बड़ी उम्मीद के साथ छोटे भैया को फ़ोन लगाया। तो उसके मन में एक उम्मीद थी, क्योंकि छोटे भैया हमेशा से ही कुछ भाव किस्म के इंसान थे। तो काव्या ने जब छोटे भैया चेतन को फ़ोन लगाया तो काफ़ी देर बाद छोटी रमोला भाभी ने फ़ोन उठाया। उनकी आवाज़ और आसपास के शोर से लग रहा था कि वो लोग कहीं बाहर है। छूटते ही बोली, काव्या, अभी तो तुम ही बाबूजी को देख लो। अम्मा के जाने के दुख से तुम्हारे भैया इतने दुखी थे कि मैं उन्हें गोवा लेकर आई हूँ। अभी तो हम बीच पर हैं, बाद में बात करते हैं। काव्या थोड़ी देर को हतप्रभ रह गई कि ऐसा कौन सा बेटा है जो माँ के मरने का दुख कम करने के लिए गोवा जाकर मस्ती करता है और खुशी मनाता है। काव्या को सच में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या माँ के जाने का दुख बेटे और बेटी को अलग महसूस होता है। इधर आद्विक काव्या की भरी हुई आंखें देखकर बिना बोले ही समझ गया। उसने काव्या के कंधे पर अपना हाथ रखा ही था कि काव्या फपक पड़ी। फिर थोड़ा संयत होते हुए बोली, आद्विक, अब हमें बाबूजी के साथ व्यवहार में और भी सावधानी रखनी होगी कि उन्हें जरा भी एहसास ना हो कि दोनों भाई उनके प्रति एकदम लापरवाह है। इसलिए उन्हें बेटी के घर जाकर रहना पड़ रहा है। जरा भी उपेक्षा होगी तो वह फिर कभी हमारे घर नहीं आएंगे। यह सुनकर आद्विक ने कहा, काव्या, तुम फिक्र मत करो, वो मेरे भी बाबूजी है। उन्हें वहाँ आकर यही एहसास होगा कि वह अपने बेटे के घर आए हैं। फिर जाते हुए आद्विक बाबूजी को प्रणाम करते हुए बोलकर गया कि बाबूजी, अब अपने इस बेटे के घर आइएगा, हम आपकी बाट जोहेंगे। बाबूजी ने भावुक होकर अद्विक को गले से लगा लिया था। अगले दिन अद्विक और बच्चे भी चले गए। तो उस दिन सुबह चाय के समय काव्या ने हिम्मत करके परिमल जी से पूछ ही लिया, बाबूजी, अब मेरी भी छुट्टियां भी खत्म हो रही है, मुझे जाना होगा, पर मैं यहाँ आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। आप मेरे साथ चलिए। मैंने और अद्विक ने मिलकर यह निश्चय किया है कि अभी आप हमारे साथ चलकर रहेंगे। आपका जब मन करे आप यहाँ आ जाना। आपके दामाद ने मेरे कहने पर वहाँ आपके सुविधा अनुसार व्यवस्था कर दी है। हम पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको हमारे साथ कोई परेशानी ना हो। फिर सनी और बंटी भी अपने नाना के साथ रहने को बहुत एक्साइटेड है। परिमल जी कुछ कहते उसके पहले ही उनकी नज़र सामने दीवार पर गोदावरी की तस्वीर पर गई। उन्हें लगा वो कह रही हो, ए जी, मैं ना कहती थी आपको कि हमारी कब्बू बेटे से कम नहीं। अपनी पत्नी की बात याद करके अनायास ही परिमल जी के होठों पर एक मुस्कुराहट खिलने लगी। तो काव्या की हिम्मत कुछ और बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर कहा, बाबूजी, माँ कहती थी कि मेरे बाद अपने बाबूजी को कभी अकेले मत छोड़ना, वह मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। बोलते हुए रो पड़ी काव्या। और इस बात पर फिर से सजल हो गई थी परिमल जी की आंखें। काव्या कदाचित अपने पिता को एक निरीह इंसान के रूप में नहीं देख पा रही थी। उलझे हुए बाल, कालांत आंखें और एक ढीला ढाला अंग रखा जिस पर ना जाने कब से इस्त्री भी नहीं की गई थी। आज अम्मा जिंदा होती तो बाबूजी को कभी भी ऐसे नहीं रहने देती। हमेशा टिप टॉप रखती थी अम्मा अपने पति को। क्या मजाल जो बाबूजी को बिना दाढ़ी बनाए रहने दे और उनके कुर्ते एकदम कलफ लगे हुए, इस्त्री किए हुए। और आज बाबूजी को देखने वाला कोई नहीं। कई बार परिमल जी गोदावरी जी को कह भी देते, केतन की अम्मा, अब मुझे इस उम्र में क्यों इतना सजा धजा कर रख रही हो? भला मुझे कौन देखता है? क्या मुझे कहीं बारात में जाना है? इस पर गोदावरी जी वही नई नवोढ़ा पत्नी बन जाती और उन्हें प्यार से झिड़कते हुए कहती,
आप तो हमेशा छैला बाबू लगते हैं, एकदम देवानंद जैसे। और कोई देखे ना देखे, मैं तो हमेशा निरखती रहती हूँ आपको। गोदावरी की चूहल पर बाग बाग हो जाते परिमल जी और अपने चंद बालों को और भी करीने से संवारने लगते। और गोदावरी जी इस उम्र में भी अपने सहचर पर वारी वारी जाती। कई बार इन बेहद प्यारे पलों की मूक दर्शक बनकर काव्या ने अपने अम्मा बाबूजी के अनहद प्रेम की वानगी देखी थी और उनके बीच ऐसी कौन सी केमिस्ट्री है, यह सोचकर भी अपना काफ़ी सिर खपाया था। अब भला वह कैसे समझती कि छूटपन का साथ था दोनों का, कभी एक दूसरे के अलावा किसी और का ख्याल भी नहीं आया होगा। सो गोदावरी के वहीं परिमल जी अब उपेक्षित से पड़े रहते। हर समय उनकी बलैयाँ लेने वाली और उनको निरखने वाली गोदावरी ना जाने कहाँ चली गई थी। ऐसे में बेटी का सहारा और प्यार पाकर परिमल जी थोड़ा संभल रहे थे। गजब का धैर्य था काव्या में, जो बाबूजी हमेशा अम्मा की बात करते करते कितनी ही बातें कई बार दोहराते, पर काव्या बिना उबे हुए सब सुनती। धीरे धीरे बाबूजी काव्या की बात मानकर खाने पीने लगे थे। दाढ़ी भी बनवाई और रोज़ नहाने भी लगे। अपने पिता को धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या में वापस ला रही थी काव्या, जो काम आसान तो कतई नहीं था। जब बाबूजी थोड़ा और संभले तब काव्या बाबूजी को समझा बुझाकर अपने साथ अपने घर ले आई। बाबूजी ने सामान पैक करते हुए लगभग माँ की सारी तस्वीरें साथ रख ली थी और रखी थी उनकी खुशबू से बसी हुई रोज़ पहनने वाली एक साड़ी, ताकि माँ की खुशबू को अपने आसपास महसूस कर सके। काव्या जब परिमल जी के कमरे में पहुंची तब वह गोदावरी जी की साड़ी को अपनी अटैची के सबसे निचले तह में छुपाने लगे थे, जिसे देखकर भी काव्या ने अनदेखा कर दिया और अपने प्रिय बाबूजी के हाथ पकड़कर बोली, बाबा, आप माँ की जितनी यादें चाहे साथ में ले लीजिए, मुझे भी अपनी माँ की उपस्थिति अपने आसपास महसूस होगी। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर परिमल जी भावविवल हो गए और काव्या को दिखाने लगे गोदावरी जी की साड़ी और उनकी यादगारी की निशानी के तौर पर उनकी फ़ोटो और उनकी भगवती की मूर्ति, जिसकी वह रोज़ पूजा किया करती थी। आज काव्या अपने पिता का ध्यान ऐसे रख रही थी जैसे एक माँ अपने बेटे का रखती है। जब काव्या परिमल जी को अपने घर लेकर आई तब उसके पति ने उन्हें घर के सबसे अच्छे और हवादार कमरे में ठहराया और उनको एकदम ऐसा एहसास कराने की कोशिश करते कि जैसे यह उन्हीं का घर है। काव्या के दोनों बेटे भी अपने नाना जी के आगे पीछे डोलते रहते, जिससे बाबूजी का मन लगा रहता था। वह जीवन साथी को एकदम से भूल तो नहीं पाए थे और ना ही ऐसा संभव था, पर बांटने से उनका दुख कम जरूर हो गया था। अब काव्या और उसके पति अद्विक बेटे की तरह बाबूजी को संभाल रहे थे। इससे बाबूजी धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे और धीरे धीरे सामान्य हो रहा था बेटा बेटी में भेदभाव करने वाला ये समाज, लोगों का नज़रिया, और यह सब अब सामान्य होना ही चाहिए। आज जबकि बेटा और बेटी एक समान हैं और काव्या जैसी बेटियां हैं, तब परिमल जी जैसे पिता का सहारा बनकर उन्हें जीवन के प्रति आकर्षण बनाए रखने में मदद करके उनके जीवन को सार्थक बनाती है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन साथी की यादें सिर्फ मस्तिष्क में ही नहीं बल्कि रूह में बस जाती है। फिर वह अगर सह शरीर हरदम साथ ना भी हो तो उसकी यादें दिल में कहीं गहरे हमेशा चल रही होती है। कुछ ऐसा ही तो रिश्ता है परिमल जी का अपनी दिवंगत पत्नी गोदावरी जी के साथ, जो उनके जाने के बाद भी खून में ऐसा रिला मिला है कि अब उनकी यादों के साथ भी रहना उनको भाने लगा है। उन्हें लगता है अभी भी गोदावरी जी उनके साथ है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।